सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं महरुख शहरियार। पाकिस्तान सिफारती उफ़क़ पर उभरता चमकता हुआ वो रोशन सितारा बनने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, आज वही इज़्ज़त आलमी ताकतों को इस्लामाबाद की जानिब खींच रही है। ईरान अमरीका जंग में सालसी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान शेयर करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक फैसला कुन ताकत बन चुका है। व्हाइट हाउस की तस्दीक के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान इस हवाले से राबता भी हो चुका है। इस्लामाबाद में इस हफ्ते के आखिर में होने वाली बड़ी बैठक की गूंज है जहाँ हैरान कुन तौर पर ट्रंप और ईरान दोनों पाकिस्तान की सालसी पर आमादा नजर आ रहे हैं, जो एक बड़ा सिफारती ब्रेक थ्रू हो सकता है जो मशरिक़ वुस्ता में लगी जंग की आग को बुझा सकता है। जहां इसराइल के बोशहर पर हमले के बाद ईरान ने तल अबीब को निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका की तरफ से हज़ारों फ़ौजियों की तैनाती की भी खबरें हैं। तुर्क सदर और पॉप की जानिब से जंग बंदी की अपीलें इस बात का सबूत हैं कि दुनिया जंग का खात्मा चाहती है, मज़ीद जंग नहीं चाहती। और अब नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पर हैं कि अगर ये सालिसी कामयाब हो तो पाकिस्तान सिफारतकारी की दुनिया में सबसे टॉप पर होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इसमें कामयाब होगा। इस पर बात कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा अहमद हसन अरबी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि इसमें रोज़ाना की बेसिस पे नई नई खबरें, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वक्त जो मुझे पर्सनली लग रहा है वो ये है कि अगर हम बात करें ट्रंप के हवाले से, जिस आबोताब के साथ वो सामने आए, जो बड़े बड़े दावे और वादे उनकी जानिब से किए गए अपनी कौम से, न सिर्फ पूरी दुनिया से, बल्कि इस तरह से हमने देखा कि ईरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो इस हद तक जा चुके हैं कि वो खुद साख्ता मुज़ाकरात पर आ चुके हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तो मारूफ ये बात मेरा ख्याल है सारी दुनिया के लिए अच्छी है कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा हुई है। अब जबकि चौथे हफ्ते में जंग दाखिल हो चुकी है तो अब उससे ख्याल किया जा रहा है कि शायद जंग ख़त्म होने का वक्त आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है, ये ग्लोबल एंग्जाइटी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया दुनिया का, उसकी वजह से शायद सूरत हाल बेहतर हो सके। दूसरी अच्छी बात है मारूफ के जो एक बड़ी हार्ड स्टेटेड पोजीशन थी अमेरिका की भी ईरान की भी, अपेरेंटली दोनों से पीछे हटे हैं। अभी देखें इस दफ़ा जो बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई भड़क नहीं मारी है और सिर्फ यही कहा है कि जब राइट लोगों से हम बात कर रहे हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद राइट पीपल। और जेडी वांस जो है ना, वो कहा जा रहा है कि वो उनके जरिए बहुत सारी चीज़ें तय हो रही हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने देख रहे हैं बराह रास्त मुज़ाकरात जिसके लिए पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर किया था, जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, फील्ड मार्शल साहब भी लूप में है, उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उन्होंने बात की हुई है। तो ये लग रहा है कि ये मामला अब शायद पाकिस्तान के हवाले से सामने आएगा अब। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अभी तक कोई क्योंकि कोई स्ट्रक्चर टॉक्स का कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है तो शायद इतनी आसानी के साथ बातें नहीं बनेंगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हमने देखा कि दुनिया जान ने देखा कि जंग में जो कहा जा रहा था कि जी हम प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हम जीत गए हैं और वो अब उसके बाद हमने तो टोटली इनको तबाह बर्बाद कर दिया, तो ये साबित हो गया है कि ईरान तबाह हुआ है डेफिनेटली, लेकिन वो हारा नहीं है। हारने की पोजीशन इखलाकी तौर पे वो अमेरिका के बारे में कही जा रही है। देखिए ना, जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी कहती है कि जी अमरीकी पाकिस्तान की हुकूमत से अपना क्या कहते हैं, अमेरिका ने जिसको कहते हैं उनसे रब्ता किया है और उन्हें 12-15 पॉइंट का एक प्लान दिया है जो ट्रंप की तरफ से आया है कि जो शेयर किया जाएगा ईरान के साथ ताकि हमारी बातचीत आगे जा सके। दूसरी तरफ आप देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट इसराइल का चैनल है, चैनल 12, वो ये कह रहा है कि जी जो इतलात आ रही है कि कुछ जिस बात पे कुछ कहा जा रहा है कि जी एग्रीमेंट हुआ है किसी हद तक, वो ये है कि 400 किलोग्राम का जो वो 4000 किलोग्राम का या 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है वो उनको ले लिया जाएगा उनसे। ये नहीं बताया जा रहा है अमेरिका लेगा कि इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले किया जाएगा। इन रिटर्न इजरायली चैनल ये कह रहा है कि वो 45 साल से जो सैंक्शंस हैं पाबंदियां ईरान से उठ जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो देखें वो जो 82nd एयरबॉर्न डिवीजन है उसके तहत वो 3000 फौजी जो है ना वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजने का भी फैसला किया है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
अच्छी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सफारतकारी को कंडक्ट किया है अपने तौर पे, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ इसलिए देखती है कि बड़ा इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। पाकिस्तान चाहता है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढा जाए, नेगोशिएटेड सेटलमेंट किया जाए और ये धौंसदानी से बातें नहीं बनेंगी और ये बड़ी अच्छे तक उनको कन्वे कर दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ा शदीद दबाव है उनके तादियों का, अपने लोगों का कि जंग ख़त्म की जाए। दूसरी तरफ दुनिया ने देख लिया कि ईरान का जो नुकसान हुआ इसके बावजूद वो डटा हुआ है। तो उम्मीद की किरण जागी है। मुझे लगता है कि किसी स्टेज पे अब जो इन कॉन्टेक्ट है इराक की हुकूमत से पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल, इस तरह अमेरिका के साथ भी हैं, तो ये लग रहा है कि ये शायद ये बैठक पाकिस्तान में हो जाए और ये मसला जो है जंग का चौथे हफ्ते में जो जा चुका है इसमें कमी आ जाए, ये खत्म होने के इसके चांसेस नजर आते हैं। सही है, एहतशाम साहब पॉइंट आ गया, आपके पास आती रहिएगा। अहमद हसन नदवी साहब, यकीनी तौर पे एक उम्मीद की किरण तो जागी है, लेकिन इन्हीं सारे मामलात में, इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि तरदीद, तनकीद और तायीद होती भी नजर आ रही है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का किरदार है इसमें, यकीनी तौर पर वो तो सबके सामने है, अगर तो ये फुलफिल हो जाता है, इसके कोई रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं? लेकिन दूसरी जानिब मुझे ये भी बताएगा कि जो मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की उन्होंने हिमायत की है, लेकिन कहीं से इसकी तरदीद भी आ रही है, तो फिर इसको किस तरह से रिलेट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, शाम साहब ने बड़ा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने वैसी सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करके रखी है। इसमें मैं ऐड ही कर सकता हूँ जो उन्होंने बात की है। देखें, जहाँ तक मुश्तबा खामनाई की स्टेटमेंट की बात आपने कही है, इरानियंस की तरफ से ये एक सेट प्रिंसिपल और एक सेट स्टैंडर्ड होता है। ये मॉडर्न वॉर्स जो हम लड़ रहे हैं उसमें एक बाकायदा तौर पे जंग के अंदर एक जंग होती है सीज फायर के वक्त, सीज फायर के दौरान ये कहने की कि हमें इस मुल्क ने पहले सीज फायर इनिशिएट किए। दोनों मुल्कों की कोशिश होती है कि वो दूसरे मुल्क पे डालें कि वो हारा है, वो हमारे पास आया है सीज फायर के लिए। दोनों मुल्क ये कोशिश करते हैं कि दूसरे मुल्क को फ्रेम करें। अमेरिका उसी तरीके से ईरान को फ्रेम कर रहा है कि ईरानियंस मेरे पास आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि सीज फायर की जाए, और ईरानियंस का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो कहेंगे नहीं, अमेरिका जो है वो इस वक्त डिप्लीट हुआ है और उसका वो एग्जॉस्ट हुआ और उसने सीज फायर के लिए बात की। इस पर मेरा और आपका अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पर लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था कि ये जंग लंबी खींचे, और अमेरिका ने इसराइल के पुश के ऊपर ये जंग की मिसकैलकुलेशन थी और अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। ईरान के इस जंग से निकलने से ज़्यादा अमेरिका इस जंग को छोड़ना चाह रहा है। और दूसरा जो इरानियंस की तरफ से बात हुई है वो ये हुई है कि हमारे कोई डायरेक्ट टॉक नहीं हुए, विच इज़ राइट। डायरेक्ट टॉक नहीं हुए, इनडायरेक्ट टॉक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जिसको जो जंगों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको इस बात का पता होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो मुल्कों के दरमियान में जंग हो रही हो और किसी ना किसी लेवल के ऊपर निगोसिएशंस, मुज़ाकरात, बातचीत जो है, टॉक्स ना हो रहे हों। तो टॉक्स तो हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, हाँ डायरेक्टली शायद ना हो रहे हों, मुश्तबा खामनाई के थ्रू शायद ना हो रहे हों, और मल्टीपल एक्टर्स, सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं जो मुज़ाकरात और बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, देखें जंगों के दौरान जो मीडिएशन होती है या सीज फायर जो होता है या डी एस्केलेशन होती है, वो दो एस्पेक्ट्स, दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है। पहला, जो एक्टर्स जंग लड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्टर्स जंग लड़ रहे हैं उनका इंटेंट है सीज फायर का या नहीं। अगर वो सीज फायर नहीं करना चाहते, डी एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो फिर मीडिएशंस या जो मर्जी आप कर लें, सीज फायर नहीं होगी। सबसे पहले इंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ज़ुबान आम उसमें उसको कहा जाता है कि नीयत होनी चाहिए सीज फायर की। अब आप उसको अगर मॉनिटर करें तो तीन एक्टर्स हैं जी। नहीं बिल्कुल, मैं आई वाज सेकंड, आई एम सेइंग यू आर राइट। अच्छा जी, तो इंटेंट की जहाँ तक बात है तो तीन एक्टर्स हैं, अमेरिका, इसराइल और ईरान। अमेरिका भी चाहता है कि वो सीज फायर करे, उसके अपने रीजंस हैं। पॉलिटिकल प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप पे उसके घर में आ रहा है बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से उनका जो वो अफोर्ड नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर जो सस्टेन नहीं कर सक रहे। बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि हम जंग के अंदर और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली गई और ये सब कुछ। ईरान भी यही चाहता है कि जंग में सीज फायर आए, क्योंकि वो जाहिर है वो सीज फायर होगा, अमन होगा तो ईरान प्रोग्रेस करेगा। ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो जंग लड़े। तीसरा इसराइल है। इसराइल के अंदर अब दो तरह की ओपिनियन पाई जाती है। एक, इसराइल की ग्राउंड रियलिटीज़ है, 5% लोग छोड़ के चले गए हैं, हुकूमत जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ। अवाम चाहती है कि ये जंग ना हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, बंकर्स में रह रहे हैं, हालात ख़राब है। लेकिन जी श्योर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बातचीत की तरफ इसलिए आए हैं
कि जितनी बढ़ के दावे किए थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम खुलवा लेंगे और अपने जंगी जहाज़ भेज के सब कुछ करवा देंगे, अब जिस तरीके से सारी दुनिया ने बता दिया कि ये आप ईरान की मर्जी के बगैर आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते। तो मेरा सवाल आपसे कि आपको लगता है कि यहाँ पे आके उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को सफाई महसूस हुई कि भाई ये तो नहीं खुल रही, पूरी दुनिया जो है ना वो हॉस्टेज बन गई है तेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो लिहाजा बातचीत की जाए। जी जी एहतशाम साहब, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने अमेरिका ने जब अटैक किया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जब ईरान के ऊपर अटैक किया और सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, तो उस शहादत के बाद पिछले 20 साल से जिस तरीके से ये डिमोनाइज कर रहे थे सुप्रीम लीडर को, इनको ये लग रहा था कि अमेरिका के अंदर भी लोग खुशी के जश्न मनाएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई है, और ईरान के अंदर भी लोग सड़कों पे निकल के आएंगे कि हम आज़ाद हो गए। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। ईरान के अंदर जो थोड़ा बहुत डिवाइड भी था वो भी ख़त्म हो गया, और अमेरिकन जो थे वो उसी तरह अमेरिकन की इस जंग के खिलाफ हैं जिस तरह वो खामनाई साहब की शहादत से पहले थे। सो यहाँ पर ही आपने देखा कि उन 24 घंटों के अंदर ही फिर मार्को रूबियो आए और उन्होंने कहा कि ये रिजीम चेंज तो हम करना ही नहीं चाहते थे अमेरिका में। फिर आपने फौरन देखा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान में एक रिफ्ट भी क्रिएट होना शुरू हो गया। जाहिर है अब इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जब आप जंग इम्पोज करते हैं तो उससे निकलते निकलते भी आपको टाइम लगते हैं। बाकी सारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये इन्होंने मल्टीप्लाई किया, कपल अप किया उसको, लेकिन वो पहले दूसरे दिन के अंदर ही अमेरिका को रियलाइज़ हो गया था कि वो जो ये कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी और ग्रेव मिसकैलकुलेशन है, और उस दिन से अब तक अमेरिका जो है वो फेस सेविंग ही ढूंढ रहा था, जो कि इवेंचुअली इन्होंने अब अचीव किया। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी मैं जो आपकी मीडिएशन की बात थी उसमें इंटेंट का मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादातर जो पार्टी एक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि मीडिएशन हो और ये जंग ख़त्म हो। पॉसिबिलिटी दूसरा फैक्टर होता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान किस तरीके से, और पाकिस्तान नेचुरली इमर्ज करता है एज अ सिक्योरिटी गारंटर, एज अ नेट स्टेबलाइजर। आपने देखा कि जब ईरान और सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने जब अटैक किया तो दरमियान में जो सिक्योरिटी गारंटीज थी या स्टेबलाइजेशन इफेक्ट था या मीडिएशन थी वो पाकिस्तान ने ही दी थी। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो साजिश थी इसराइल की कि पूरे मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वा दिया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाएंगे, या ईरान अच्छा अहमद, एक और इंटरेस्टिंग सवाल भी अगर मैं पूछूं, इस सारे मसले पे जो हिंदुस्तान में तनकीद हो रही है, हिंदुस्तान में जो तनकीद हो रही है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का स्ट्रेचर खत्म हो गया, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जिसको आप कहते थे एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे वो कहते हैं हिंदुस्तान तना हो गया, उसको कोई पूछ नहीं रहा, ना हमसाये पूछ रहे हैं, ना ईरान पूछ रहा है, ना अमेरिका पूछ रहा है। इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी देखें, वो इंडिया की एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो टॉक्स हो रहे हैं ये बड़ी गलत बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान हैज़ गॉट द सीट ऑन द टेबल। तो मैंने फिर उस पर कमेंट करके जवाब दिया था कि पाकिस्तान डज नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल, वी हैव अ सोफा एंड वी ओन द टेबल एज वेल। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये आइसोलेट करने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हैज़ इमर्ज एज अ नेट स्टेबलाइजर। देखें, जब दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हों, जंगों की हर मुल्क का, जो आप मोदी की बात कर लें, आप नेतन्याहू की बात कर लें, ये ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया वाले जब इस तरह की वॉइसेस, फैशिज्म की वॉइसेस, टेररिज्म की वॉइसेस दुनिया के अंदर गलबा हासिल कर रही होती हैं ना, गलबा पा रही होती हैं, उस वक्त एक स्टेबल स्ट्रेटेजिक वॉइस ऑफ पीस जो होती है उसकी अपनी ताकत होती है और उसका स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। पाकिस्तान इमर्ज किया है एज अ वॉइस ऑफ पीस। 47 में कायदे आज़म हमें हमारा फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल दे के गए थे, पीस विद इन एंड पीस विदाउट का। पाकिस्तान आज प्रैक्टिकली उसको जी रहा है, और वो जो वॉइस ऑफ पीस है उसका स्नोबॉलिंग इफेक्ट इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द रैली कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया में एक मोदी, एक फैशिस्ट बैठा हुआ है जो कि हिंदुत्व, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र है, जो कि नेगेटिव स्ट्रेटेजिक इमोशंस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इस वजह से इंडिया आइसोलेटेड होता जा रहा है, इसी वजह से इसराइल आइसोलेटेड होता जा रहा है, और पूरी दुनिया की जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो पीस और स्टेबिलिटी का है। इस वजह से पाकिस्तान इमर्ज कर रहा है सेंट्रल स्टेज के ऊपर। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, आज हमने देखा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और शाम में ये भी कहा जा रहा है कि सदर से भी मुलाकात होगी, फिर ओवरऑल एक सिचुएशन पे बातचीत की जाएगी और फिर कोई एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाना है। अगर तो इस हफ्ते ये ताल्लुकात और ये मामलात आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है, तो इस चीज़ की गारंटी क्या है कि दोबारा से फिर इसराइल या अमेरिका की जानिब से इस तरह का कोई अटैक नहीं किया जाएगा? क्योंकि बार बार ईरान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर हमें गारंटी मिल जाए तो हम फिर बातचीत के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जबकि वो पहले डिच हो चुके हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे एन उसी वक्त उन पर अटैक हुआ। मरतबा ये जो
ईरान के साथ हुआ, पहले भी आपने देखा जब ओमान बात कर रहा था, ओमान में बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था वी आर क्लोज टू द एग्रीमेंट। फिर आपने देखा जिनीवा में जो बातचीत हो रही थी, वहाँ पे भी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि हमने तो वो पेन भी खरीद लिए थे जिससे मायदा होना है, हम तो सारी चीज़ें ओवर 95% चीज़ें तय कर चुके थे, लेकिन फिर आपने देखा ये हमला किया गया। तो यही लग रहा है कि ये इनका ब्लफ है, कुछ कह भी नहीं सकते क्या है क्या नहीं। अच्छी बात है जो हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं यूनिटी पैदा हो रही है। मारू जो आप पूछ रही है ना, पीपल्स पार्टी पे MLN और कई वालों से PTI भी ऑन बोर्ड है, वो भी देखने अब तो जाहिर है उन्हें इतनी जिसको समझ आ रही थी कि सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, तो वो रियासत के साथ लोगों के साथ वो खड़े होने के लिए तैयार हो गए। बाकी सारी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जिक्र कर रही है, जैसे अहमद जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी मुलाकातें, हमारी क़यादत की आपस में सियासी लोगों की मुलाकातें, ये भी पूरी दुनिया को एक मैसेज ऑफ वननेस जाता है कि ये एक यूनिटी है इस कौम के अंदर, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया अहमद हसन अरबी साहब। और एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक ले रहे हैं, बस आएंगे तो कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुतालिक भी बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ईद उल फितर के मौके पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक 4 दिन के लिए मुअत्तल किया था, इस वाज़े पैगाम के साथ कि अगर कोई दरअंदाजी हुई तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। ये ऑपरेशन एक जानिब दहशतगर्दों की कमर तोड़ रहा है तो दूसरी जानिब तालिबान रजीम की पॉलिसीज़ ने पूरे खित्ते को ख़तरात का शिकार कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द ग्रोह और मुजरिमाना नेटवर्क्स मुसलसल मजबूत हो रहे हैं, जो खित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। अमरीकी जरीदों की बात की जाए या थिंक टैंक्स हों, वो भी तालिबान रजीम की नाकामियों को बेनकाब करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी शिद्दत से मुतालिक भी गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बात कर लीजिए इंसानी हुकूक की पामाली की, तो तालिबान का असल चेहरा बिल्कुल सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान अल-कायदा और फितनउल ख़वारिज जैसे ग्रोहों से ताल्लुकात ख़त्म करने के बजाय इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते नज़र आते हैं और इस रविश ने अफ़गानिस्तान को बैनुल अक़वामी तन्हाई, शदीद माशी और इंसानी बहरान का शिकार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला नहीं बल्कि अब पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के मराकज़ का खात्मा कैसे होगा, यह हठधर्मी कैसे ख़त्म होगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान मौजूद हैं और एहतशाम उल हक साहब भी हमारे साथ ही हैं। सलमान, आप इस पूरी सिचुएशन को कवर करते हैं, इससे मुतालिक जो सूरत हाल होती है उससे लम्हा बलम्हा में अपडेट भी करते हैं। सबसे पहले तो अहाता कीजिएगा, शॉर्टली ब्रीफली बताइएगा कि अभी तक की सिचुएशन में जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो खबरें इस तरह की मौसूल हो रही हैं कि अब पूरे खित्ते के लिए ये एक थ्रेट है, तो उसको फिर किस तरह से केटर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशन गज़ब लिल हक की, तो ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है, जैसा कि सब जानते हैं कि उसमें एक आर्जी तातुल का ऐलान किया गया था पाकिस्तान की जानिब से, और उसके जो अहदाफ हैं वो हमारे जो सोर्सेज़ हैं, इवन हमारे कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग ऐलान कह चुके हैं कि ये अहदाफ जो हैं मोर देन 90% अचीव हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम और तालिबान रजीम की जो क्योंकि तालिबान रजीम इस वक्त एक मास्टर प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है, और उसके साथ जो ज़ेली प्रॉक्सीज़ हैं जिसके अंदर फितनुल ख़वारिज है, फितनुल हिंदुस्तान है, उनके नेटवर्क्स को काफ़ी हद तक जो है डैमेज किया जा चुका है। तालिबान की ख़ास तौर पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और तमाम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से टेररिज्म को वो सपोर्ट करते हैं, तश्कीलें देते हैं, और उसके साथ साथ जो उनके ड्रोन्स की फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके वेपन स्टोरेजेस हैं, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पाकिस्तान ने बहुत हद तक डैमेज किया है। और जैसे ही आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से, क्योंकि एक आर्जी तातुल है, दोनों जानिब से इसकी पाबंदी की जा रही है, तो पाकिस्तान को तो मौक़िफ़ यही है कि जैसे ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, अफ़गानिस्तान की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान जो है इसका भरपूर जवाब देगा। तो इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और जो ऑपरेशन है उसके नताइज आपके सामने हैं कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस किए, तो जो दहशतगर्दी है उसके अंदर मोर देन 90% जो है वो कमी
रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेरर नेटवर्क्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैमेज तो बहुत हद तक हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो अब तक अपनी हठधर्मी से, अपने मौक़िफ़ से हमें पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम बज़ाहिर तो है उनका मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान के हवाले से वो पहले भी मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे, और उसी मौक़िफ़ का जो एक बेसिक नुक्ता है वो ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर ट्रीट किया जाना। अफ़गानिस्तान का जो मसला है, चाहे वो तालिबान हो और इससे पिछले वाले रजीम्स हों, वो इस बॉर्डर को एक बेमानी फ्लूइड किस्म का बॉर्डर जो है वो बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है अफ़गानिस्तान के साथ आज की तारीख के अंदर वो यही है कि इस बॉर्डर को एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर माना जाए और इस इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर ही दोनों ममालिक जो हैं वो उसको ट्रीट करें। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो काबिल पे काबिज़ हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अफ़गानिस्तान को एक मुल्क के बजाय एक पत्थर के ज़माने जैसे मुआशरे या पत्थर के ज़माने जैसे कबीले के तौर पर चलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं कबाइल की बात करूँ तो कबाइल के अंदर भी बहुत हद तक डिसिप्लिन मौजूद होता है। कबाइली निज़ाम के अंदर भी बड़ी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पाबंदियाँ हैं वो की जाती हैं। लेकिन तालिबान का मसला ये है कि वो अभी तक उन्होंने कोई लेसन लर्न नहीं किया। तवक्को यही थी कि 2019 में जब उन्होंने काबुल पे दोबारा कब्ज़ा किया तो वो अफ़गानिस्तान को एक मुल्क के तौर पर चलाएंगे, ना कि एक कबायली मुआशरे के तौर पर चलाएंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो रजीम है वो ना तो एक इंक्लूसिव रजीम है, ना ही वो एक रिप्रेजेंटेटिव रजीम है, ना ही उसके अंदर अफ़गानिस्तान के तमाम जो नस्ली मजहबी ग्रोह हैं उनकी नुमाइंदगी है, ना ही वो एक हकीकतन एक आप कह लें कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। क्योंकि वो एक दोहा अकॉर्ड के नतीजे में कायम हुआ और जो दोहा अकॉर्ड उन्होंने किया है उसके ऊपर भी वो आज हमें अमल दरामद करते दिखाई नहीं। अब हमने बार बार देखा है कि जितने भी मुआहदे हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी वहाँ से होती हुई नजर आती है। एहतशाम साहब, अफगान तालिबान रजीम का फिर क्या हल है? सारे ही तो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस थे वो हमने इख्तियार करके देख लिए हैं, अभी आखिरी जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करे। आपको लग रहा है कि इससे आगे आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा होगा? शायद मुकम्मल तौर पर नहीं, एक लॉन्ग टर्म हम इसको कह सकते हैं कि हमें शायद कुछ हद तक फ़ायदा नज़र आए और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं या ये जो सारे मामलात हैं कुछ हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएँ। देखिए, अब बुनियादी तौर पे तो ये बात अब सारी दुनिया इस बात को मान रही है मारूफ कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने टेक ऑन किया है इनको, अफगान रजीम को, और बड़ा सारी दुनिया को बता के किया है कि जी एक लिमिट होती है किसी बर्दाश्त की भी, मुस्लिम ब्रदरहुड की भी एक बर्दाश्त होती है। आए दिन आपने देखा अब 70,000 से लोगों को आप जब से जंग शुरू हो चुकी है वो शहीद हो चुके हैं, और इनके आने के बाद 400 से 450 लोग जब से ये आए हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। ये पाकिस्तान ने हर जगह पे कहा, हर फोरम पे, इस्लामी फोरम पे बताया कि हम नहीं लड़ना चाहते, हमारे हमसाए हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के साथ मसला हल हो। अब देखें बात जो है ना वो बातचीत के जरिए कैसे हल हो सकती है। अब सारी दुनिया, अभी आप देख लें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 हफ्ते पहले कोई इंसिडेंट था कि अपना अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया कि अफगानिस्तान के अंदर जो लोग दहशतगर्द ग्रुप बैठे हैं उनको, उनका रजीम जो है ना अफगान रजीम की तरफ से पनाह मिली हुई है। यही बात उसी दिन जो है ना वो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बातें की थी। चाइना ने बड़ी कोशिश किया, चाइना के बड़े वहाँ पे जिसको कहना चाहिए बिजनेसेस हैं उनके, वहाँ बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके बावजूद उन्होंने कहा क्योंकि उसकी वजह है कि वह चाइना में भी दहशतगर्दी करवाते हैं वहाँ पे। वो उनका जो सिंकियांग सूबे में जिस बदख्शां के ऊपर से हो के आके तो ये सारा कुछ ये कर रहे होते हैं, तो उनको भी परेशानी है। अब सवाल ये लोग करते हैं कि ये कैसे जंग बंद होगी, आप मामलात कैसे ठीक होंगे। अब देखें ना, ये किस तरीके से पाकिस्तानी सलमान भी बता रहे हैं इनकी कमर तोड़ी गई है। अब तो ये डायरेक्टली ये बातें अब कर रहे हैं कि जी ये जो जंग बंदी हुई है इसको आप ईद तक ले जाएं, बड़ी ईद तक। मतलब इनको समझ आ रही है कि पाकिस्तान अब जो है ना वो उसका टॉलरेंस लेवल जो है ना वो अब ख़त्म हो गया है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखें, एक ही दुनिया में मारूफ मुल्क है, रिकग्नाइज इसने किया हुआ है, वो रशिया भी कहता है कि जी आपके रवैये ठीक नहीं है, आप दहशतगर्दी के आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सेंट्रल एशिया के ममालिक कहते हैं, टर्की कहता है, उसके बाद ईरान तक ने कहा। ईरान ने तो आपको याद है हमसे तो गलती हुई ना, हमने इनको निकाला नहीं। उन्होंने, आपने देखा कि इनको जब से ये गए हुए थे 40-45 साल तक इनको कैंपों में रखा, और अब ये एक्सपोज जब से हुए हैं, बहुत सारे अफगानी पकड़े गए हैं जो हिंदुस्तान के लिए और इजराइल के लिए जासूसी करते थे। अब तो उन्होंने भी उठा के इनको बाहर फेंकना शुरू किया हुआ है, अपने मुल्क में इनको भेज रहे हैं। तो अब देखें, अब असल तो बात ये है कि अब जो इनका कारोबार है, अब नहीं लगता इनका कारोबार जो है ना वो मनशियात का इस्तेमाल है, अखबार बराए तावान है, फिर ये इंटरनेशनल प्रॉक्सीज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इजराइल के लिए काम करते हैं। तो कोई जनवन हुकूमत तो है नहीं।
और जिस तरह बार बार आता है कि रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है, बाकी सेक्टर ऑफ सोसाइटी जो है उनको शामिल नहीं किया, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, चेचन है, वो है ही नहीं इसके अंदर। और फिर अब लोग बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे भी अब ये कहा जा रहा है कि रजीम चेंज की कोशिशें होंगी। वही आप देख लें, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे इसको लीड कर रहे हैं, तो सारी बाकी जमातें भी इनके साथ मिल रहे हैं कि जी वक्त आ गया है कि इसको तब्दील किया जाए। इनको तो माजरत के साथ मैं ये कहूँगा शर्म नहीं आती, इनके अपने 1000 लोगों ने, आपको पता है 1.5-2 महीने पहले जिरगा किया था वहाँ पे काबुल में, 1000 लोग थे मारूफ, जिसमें उलमा थे, में सियासी लोग थे, सहाफ़ी थे, हर तरह के लोग थे जिन्होंने कहा कि जी हमारी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान जो कह रहा है उस पर अमल किया जाए। इसी पॉइंट को ज़रा सलमान की तरफ ले जाते हैं। सलमान, अब जाहिर है हम यही देखते हैं कि जो तालिबान रजीम है वो किसी सूरत भी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कहा यही जा रहा था कि उनकी जानिब से कोशिश होनी चाहिए कम अज़ कम वो इनको समझाएं कि कम अज़ कम अपनी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। सिर्फ पाकिस्तान का इतना सा मुतालबा है, इसको भी अगर पूरा नहीं किया जा रहा, जाहिर है फिर पाकिस्तान अपने डिफेंस में जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। तो इस हवाले से ज़रा बताएगा कि क्या लग रहा है आपको, लॉन्ग टर्म इसके क्या असरात हो सकते हैं और ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है ये कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है? देखिए, ऑपरेशन तो कोई एज सच पाकिस्तान के जो फिक्स टारगेट्स थे, पाकिस्तान को पास पूरी इंटेलिजेंस थी। जब भी हम ऑपरेशन की कार्रवाइयों की बात करते हैं, अगर हम ऑपरेशन के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान ये कहता है इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं। पाकिस्तान के पास पूरी इंटेलिजेंस है, कहाँ कहाँ इनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ वो मकामात मौजूद हैं जिनको ये मसाजिद का, मदारिस का लेबल लगाकर पनाहगाहों और जो ट्रेनिंग कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी जो उसके पास भरपूर इंटेलिजेंस मौजूद है उसका फ़ायदा उठाते हुए इनके जो अच्छे खासे नेटवर्क्स हैं, इनके जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया। तो ये तो टारगेटेड किस्म की कार्रवाइयाँ थी। जब जहाँ जैसे चाहे हमें ज़रूरत महसूस हुई, ये कार्रवाइयाँ हम मज़ीद भी जारी रख सकते हैं, लेकिन बड़ी जो एक नंबर्स हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर इनका आप कह लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया गया है। प्रॉब्लम यही है कि तालिबान रजीम जो है, जो एक हटदर्मी कह लें, ज़िद कह लें, उनका अहमकपन कह लें या उनकी नासमझी कह लें कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि आज वो ज़माना नहीं है जो आज से 30 साल पहले अमरीकियों को गिरफ्तार किया गया था ना, इनको इन्होंने छोड़ दिया है और इस धमकी पे छोड़ा है कि अमरीकियों ने कहा था कि हम आपको डॉलर देने बंद कर देंगे, उनको छोड़ दिया इन्होंने। तो ये चीज अब साबित हो रही है कि अमेरिका से डॉलर लेके भी इस लड़ाई को वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इनको एक्सपोज कर रहा है, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं और पाकिस्तान जो इस वक्त जवाब दे रहा है, सारी दुनिया कह रही है पाकिस्तान का राइट बनता है। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि आप दहशतगर्दी होती है तो आप जवाब दे सकते हैं, अमेरिका भी कहता है, चाइना भी, रशिया, सब कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है, इसलिए कि इनके आप पैसा और उनकी प्रॉक्सीज के जरिए जो पैसा बन रहा है, दहशतगर्दी से पैसा बन रहा है, अफवाह बराए तावान से बन रहा है, मनशियात से बन रहा है, वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जी मारूफ, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। सलमान अमान हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर डिस्कशन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। और इसके अलावा एहतशाम साथ ही मौजूद हैं, अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। फिल वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबर है उस हकीकी सिनफ़े आहन की जिसने नज़रिया बदला, ना पाकिस्तान से मोहब्बत छोड़ी और पूरी ज़िंदगी ज़िंदान में गुजारने को तरजीह दे दी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहराना जिनका संगीन जुर्म ठहरा, लेकिन उसकी तवाना आवाज़ आज भी सलाखों के पीछे गूंजती नज़र आती है। ये जिक्र है कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी का, जिन्हें भारतीय अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। उनके साथियों को भी 30 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक जिद्दोजहद को दबाने की मज़मूम भारतीय कोशिश है। आसिया अंद्राबी दुख्तराने मिल्लत की बानी हैं, जिन्होंने 1987 से कश्मीरी ख़ातीन के हुकूक़ और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। उनके शौहर आशिक हुसैन गुज़िश्ता 32 साल से जेल में कैद हैं, जो दुनिया की तवील तरीन कैद की अलामत बन चुके हैं। ये वो ख़ानदान है जिसने इल्म, शऊर और मज़ाहिमत को ही अपनी पहचान बना लिया। दुनिया भर में इंसानियत दोस्त हलकों ने इस फैसले की मजम्मत की है, मगर सवाल यह है कि इंसाफ की आवाज़ कब सुनी जाएगी। इसी पे बात करेंगे। एहतशाम हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, एक तवाना आवाज़, एक वो आवाज़ जिसने ख़ातीन के हुकूक़ के लिए हमेशा बात की, जो झुकती हुई नज़र नहीं आई, आज उसको सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले उनके जो खावंद हैं वो कई अरसे से जेल में कैद हैं। न सिर्फ आसिया बल्कि इससे पहले कई ऐसे रहनुमा हैं जो अभी इस तरह की जो सख्तियाँ हैं उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन
अब अगेन सवाल यही है कि इन सख्तियों पर जो आलमी दुनिया है उसका किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आता, वो कोई कलीदी किरदार अदा करती हुई नज़र क्यों नहीं आती? देखिए मारूफ, बुनियादी तौर बात अब सारी दुनिया तो कह रही है, किस तरह कह रही है, कितने ज़ोर से कह रही है, कितनी बुलंद आवाज़ से कह रही है, ये देखने वाली बात है। अभी ये तो बात अब लोगों को समझ आ रही है कि ये जो फैसला किया गया है, ये जो अदालती फैसला, ये इतना सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है कि लोग इसको कोई भी नहीं हजम कर पाएगा। इवन आपने देख लें कि जो थोड़ी सी तवाना आवाज़ें हैं हिंदुस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, तो खातून काम ही ह्यूमन राइट्स के लिए, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम कर रही थी। उनके साथ 2 साथी इनकी जो है उनको भी सजा दी गई। और देखें कि इतना डर है, मकबूजा कश्मीर में इनको नहीं रखा गया। वो बदनाम ज़माना जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है, वहाँ पे सारे मुकदमे चलाए जाते हैं, वहीं पे लोगों को सजाएँ दी जाती हैं। और इसी में आप देख लें यासीन मलिक का जो है ना, उनको भी उम्र कैद सज़ाए मौत हुई है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की। तो देखें अब इस सूरत हाल को तो देखा इस तरह जाना चाहिए कि इस वक्त मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशन को, दुनिया जहाँ की जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने अब तक आप देख लें, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं जो फॉरेन ऑफिस के बड़ा शदीद, उन्होंने अंदराबी साहब ने इसकी मजम्मत की है और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये हिंदुस्तान समझता है कि इस तरह की बातों से ये लोग पीछे हट जाएंगे, या पाकिस्तान को आप जो पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है कश्मीरियों के लिए कि हम उनको इखलाकी, सियासी, सफारती जो है ना उनको मदद उनकी करते रहेंगे, इससे हम कतई तौर पे पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान को यही तकलीफ़ है ना। एक ज़माना तक तो आपने देखा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी होती रही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कुछ सब कुछ हो रहा है। लेकिन 2016 के बाद जो आपने देखा बुरहान वानी एक यंग नौजवान को जिस तरीके से शहीद किया गया था, उसके वास्ते उसके लिहाज से जो अपराजिंग इतनी आगे चली गई है, हिंदुस्तान को उसको रोकना मुश्किल हो गया। लेकिन 90 लाख की टोटल आबादी है और उस पर भी 7 लाख से ज़्यादा, कुछ लोग तो कहते हैं 11 लाख जो है ना वो फ़ौजी हिंदुस्तान ने अपने बिठाए हुए हैं। मुसलसल उनकी निगहदाश्त की जाती है, कोई वहाँ पे कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, किसी को अब जाने की इजाज़त नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट के 2 नुमाइंदे 2 साल पहले गए थे, उनको जब उन्होंने बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट छापी थी, उनको उन्होंने उसके बाद उनको निकाल दिया था। तो इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ जा रही है तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि इसके बाद और लोग सामने आ जाएंगे। जिस तरह ईरान की एक लीडरशिप जाती है तो दूसरी आ जाती है, यहाँ पे भी एक मुद्दत से हो रहा है। और उनको तकलीफ यही है कि ये कश्मीरी अपराइजिंग जो है ना, ये जिस तरीके से उठ रही है, इसको कैसे नहीं रोक सके। इसको रोकने के लिए बाकायदा मोदी ने तो इजराइल से माहदे किए हुए। आपने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ पिछले साल मई में लड़ाई हुई थी, बाकायदा इजराइल के बंदे, मुबसरीन और उनके एडवाइज़र जो है ना, वो श्रीनगर में बैठे हुए थे और वही रेप्लिका करने की कोशिश कर रहा है मोदी, जो उन्होंने किया है। इजराइल ने वहाँ पे मकबूजा जो इलाके हैं उन पे यहूदियों का बात करके वो साबित करना चाहता है कि ये लोग, ये तो सारे के सारे जो यहाँ पे फ़लस्तीन में रहने वाले लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है ना वो ज्यूश की है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल जो है अच्छी है। देखिए पहले आवाज़ें नहीं आती थी, अब तवाना आवाज़ें उठती हैं। पहले सिरे से कोई मारूफ को इंटरनेशनल सतह पे इसकी कवरेज नहीं होती थी। आज भी आप देख लें, BBC मुसलसल इसको रिपोर्ट करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट। उसके बाद आप देख लें दुनिया दान के अखबार जो है ना, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, सख्तियों की बात आती है, लोगों को ये पता चल गया। एक ज़माना था हिंदुस्तान का मारूफ बहुत प्रोपेगेंडा था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कहा जाता था ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। अब तो वो ख़ुद कहते हैं कि हमने आयरन क्लैड किस्म की इस तरह की हमने वहाँ पे चीज़ें लगा दी हैं कि TDF भी जो है ना वो मकबूजा पेशवे नहीं गुजर सकती। और वैसे भी एक मुद्दत से पाकिस्तान जो है ना दुनिया को बता रहा है कि हमारा ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है। और जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए उन्होंने खुद ही किए और बाद में मुँह खानी पड़ी। तो अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। और ये अपराधिंग जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, कोई भी नहीं पीछे हटेगा और ये लोग अपनी जिसको कहते हैं कुर्बानियाँ देते रहेंगे। और एक दिन आएगा कि इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ये आज़ाद होंगे या पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश करके देख ली। आपने देखा कि जो हुर्रियत पार्टी के लोग हैं उनका थोड़ा सा नरम गोशा होता है, ये कह लें कि इतनी सख्ती से बात नहीं करते। यही वजह है कि उनको जनाब अपने घरों में नज़रबंद किया जाता है। ये जो लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वो जो बाकायदा इसमें आप देख लें, यासीन मलिक हो, अंदराबी हो और महबूबा मुफ्ती हो, इस तरह के लोग जो उनको मुसलसल सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की ये सज़ा भी दुनिया इस तरह जाएगी, दुनिया इसको देखेगी कि ये टोटल झूठ है और इसमें कोई इंसाफ जो है ना उसके तकाजे पूरे नहीं किए गए। और नतीजतन यह है कि इनको ये कार्रवाई करने पे इन्हीं पे क्रिटिसिज्म पे होगा। अब अगला सवाल और आखिरी बात यह है कि ये जितनी जवां मर्दी के साथ कश्मीरी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पाकिस्तान जो सफारती सियासी
और इखलाकी इनकी मदद कर रहा है, इस पर उनको बड़ी तकलीफ है। अब तो सारी दुनिया भी कहती है कि भाई आप देखें जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने ज़ाती उसके लिए, आज़ादी के लिए, तो यूनाइटेड नेशन का भी चार्टर बड़ी हद तक ये बात कहता है कि जी ठीक उनको हक है कि अपने लिए लड़े, क्योंकि इतना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है। दोगलापन ही इसको कहा जा सकता है। मफादात की दुनिया है, यही वजह कि हम देखते हैं कि इस तरह के बयानात पर कोई आवाज़ें उठती हुई नजर नहीं आती। एहतशाम अलग साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जाते जाते ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक एक बड़ी अहम खबर और एक अच्छा फ़ैसला। इस्लाम में हक महर महज एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से मर्द पर वाजिब किया गया वो माली हक है जो औरत की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और निकाह के इस्तेहकाम की ज़मानत बनता है। ये वो हक है जो निकाह के वक्त तय होता है, मगर अगर तय ना भी हो, ना भी लिखा जाए तो भी शरीयत इसे महर मिसल के तौर पर लाजिम करार देती है। महर की अदायगी सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो तलाक या फिर शौहर की वफ़ात के बाद भी औरत का हक रहती है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे माशरे में इस अहम फरीज़े को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और कई मर्द इसे अदा करने से गुरेज करते नजर आते हैं। ऐसी कोताही न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि शरई तौर पर भी एक संगीन गुनाह है। इसी तनाजुर में लाहौर हाईकोर्ट का एक अहम और तारीखी फैसला सामने आया है जिसने ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की नई राह को हमवार किया है। अपने फ़ैसले में अदालत ने वाज़े किया है कि अगर निकाह नामे पर महर की अदायगी का वक्त दर्ज ना हो तो बीवी के मुतालबे पर फ़ौरन महर अदा करना लाजिम होगा। ये फ़ैसला फ़ातिमा बीबी नामी खातून की दरख्वास्त पर दिया गया जिन्होंने अपने शौहर से नान नफ़क़ा, जहेज़ और महर की वसूली के लिए अदालत से रुजू किया था। फैमिली कोर्ट ने महर देने का हुक्म दिया मगर ट्रायल कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़े किया है कि शादी बरकरार ना रहने के बावजूद भी बीवी महर की मुकम्मल हकदार रहेगी। ये फैसला न सिर्फ कानून की बालादस्ती का सबूत है बल्कि औरत के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक मजबूत मिसाल भी है। ऐसे फैसले माशरे में इंसाफ और तवाज़ुन कायम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे इस्लामी माशरे में ऐसे हालात ही क्यों बनते हैं कि ख़वातीन को अपने हक़ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इस पर थोड़ा नहीं पूरा गौर करने और सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।